साहित्य, खासकर उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। हम तानाशाह के प्रेम को लेकर के, ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास को लेकर के लगातार चर्चा में हैं। इस उपन्यास को लेकर के हम उपन्यास की विषय वस्तु, उपन्यास का समकालन, उपन्यास की मुख्य समस्या और ये उपन्यास किस तरह से आज के समय को पकड़ता है, सामाजिकता को, पारिवारिकता को, दाम्पत्य जीवन को। तानाशाह कहाँ कहाँ है। तानाशाह केवल देश में नहीं होता। इस उपन्यास में रचनाकार ने, ये वो रचनाकार का 7वां उपन्यास है, और रचनाकार दरअसल अपने लेखन को लेकर के भी कहते हैं कि इस विषय को जब मैंने उठाया तो मेरे लिए विषय एक चुनौती था कि 68 वर्ष की उम्र में प्रेम पर लिखना, खास करके तब जब प्रेमियों के मन में क्या चल रहा है इसको जानना और भी मुश्किल काम है। इसमें उनका डॉक्टरी पेशा बेहद काम आया जब कई मरीज़ उनसे अपनी कहानियां साझा करते रहे। इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने मरीज़ों से जो जांच पड़ताल की, इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि 4-5 लोगों की कथा दिखती है। इसमें सैकड़ों मरीज़ों की कहानियाँ निहित है। वो सब मिल कर के ये प्रेम में किस तरह से तानाशाह दखल देता है वो नज़र आता है। पाठक दंग रह जाता है कि तानाशाही के जितने तार हो सकते हैं, जितनी सूरत हो सकती है, जितनी दिशाएं हो सकती है, सबको यहाँ पकड़ने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर हर कोई ये जानता है कि तानाशाह राजा हो सकता है, शासक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई दूसरे को गुलाम बनाने का प्रयास करता है, तानाशाही वहीं से शुरू होती है। ये यूँ कहें कि प्रेम कथा होने का यहाँ भ्रम ही होता है। प्रेम कथा नहीं है। प्रेम में होने का दावा बादशाह करता है। बादशाह सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी है, लेकिन उसकी बादशाहत प्रेम के चलते ही दरकने लगती है। शुरुआत में ही उपन्यासकार बेहतरीन लिखने का प्रयास करते हैं और दावा करते हैं कि इसमें कितनी अड़चनें आती हैं। पहली अड़चन तो जो प्रेम इसका शीर्षक बना, चूँकि वो कहते हैं कि प्रेम मैंने नहीं किया, और प्रेम को लेकर के इस उपन्यास में शुरू से लेकर के अंत तक दावे किए जाते हैं, या फिर प्रेमी प्रेमिका सूर्य प्रकाश अपनी प्रेमिका से जब प्रेम करता है और बादशाह के सामने जब उनको हाजिर किया जाता है और जब वो एक दूसरे से बहस करते हैं, तब तानाशाह बादशाह नजर आता है। हकीकत में प्रेमी प्रेमिका जो शादीशुदा नहीं है। और 3 तानाशाह, कुल 4 तानाशाहियाँ दिखाए गए हैं। 5वां तानाशाह जो जब कहा जाता है तो कंट्राडिक्शन, द्वंद्व यहाँ उभर करके आता है कि हकीकत में जो प्रेम करते हैं वो प्रेम कैसा होता है। प्रेम दिखाई नहीं देता, प्रेम महसूस होता है, प्रेम अमूर्त होता है, प्रेम भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता। इस तरह से कह सकते हैं कि उपन्यास में प्रेम क्या है, इसको लेकर के जो कुछ कोई व्यक्ति, कोई पाठक अगर जानना चाहता है तो ये उपन्यास इस विषय पर भी उसकी मदद कर सकता है।
तो हम यहाँ पर उपन्यास के टू द पॉइंट कुछ आज हम जिन पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि ये प्रेम कथा पूरी तरह से प्रेम कथा नहीं। जो भी प्रेम का दावा करते हैं वो दरअसल दावा ही है, वहाँ भ्रम ही रह जाता है। बादशाह से लेकर के राजा रानी का प्रेम, रस्तोगी का प्रेम, कौशल जो पत्नी की तानाशाही में गुलाम होकर के रह जाता है। यूँ कहें कि अंधा प्रेम ही तानाशाही को जन्म देता है। यानी जो लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज करने के बाद दोनों ही प्रेम में अंधे होते हैं। और प्रेम जब समर्पण मांगता है तो एक यानी अंधा प्रेम करने वाली समर्पित होती पूरी तरह से, और वही उस तानाशाह को जन्म देती है। ये तीनों की कहानी से साबित होता है। चौथा है बादशाह, जो प्रजा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, हर बात पे सहमत होती है, वहाँ भी अंधा प्रेम है। भक्त अंधे होते हैं, यूं ही नहीं कहा गया। यहाँ पर प्रेम प्रेमी प्रेमिका में है या पति पत्नी में है। तो पति पत्नी में प्रेम कितना रह जाता है, वहाँ भ्रम ही होता है, प्रेम नहीं होता। कल हमने इस पर विस्तार से बात की थी और आज हम कुछ संवादों के द्वारा आपको बताएंगे। और तानाशाह बनाम पति पत्नी, यानी पति पत्नी के बीच में एक तानाशाह स्वतः ही पैदा हो जाता है और दूसरा गुलामी में जीने लगता है। और तानाशाह वो जो बराबर दावा करता है कि मैं तुमसे टूट करके प्रेम करता हूं। तानाशाह कभी भी पाप नहीं करता, चाहे वो बादशाह हो या पति के रूप में हो या पत्नी के रूप में ही क्यों ना। यूं कह सकते हैं कि खूबसूरत प्रेम कथा खत्म हो जाती है जब ये कहा जाता है। तो कथा जब कही जा रही है, वो प्रेमी प्रेमिका जो लव मैरिज कर रहे हैं और शादी होने के बाद प्रेम का पंच किस तरह से हो जाता है कि एक बराबर दावा करता है और दूसरा गुलामी में जीता है। उस गुलामी में जीने वाले को बार बार बराबर ये कहा जाता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और प्रेम में अगर तुम्हें पीट देता हूँ तो क्या गुनाह करता हूँ, प्रेम भी तो करता हूँ। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेम में कोई एक अंततः तानाशाह बन ही जाता है, विशुद्ध तानाशाह होता है। यूं कह सकते हैं कि प्रेम कथा में तानाशाही का बीज अंतर्निहित होता है। अगर आप जिसे प्रेम करने वाले हैं, निश्चित तौर पर एक दिन उसी प्रेम में जो निहित है, और इसका निष्कर्ष जब निकलता है कि वो जो शादी नहीं करते और बादशाह प्रेम बंदी में जिसको पकड़ करके लाते हैं, उनको कुर्बान हो जाना पड़ता है। वो असली प्रेमी जो भौतिक रूप से जिंदा नहीं रह पाते। इसी तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा वाक्य, बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है कि तीनों प्रेम कथाओं में जो दाम्पत्य जीवन में है, जो दावा करते हैं, वहाँ प्रेम की फड़फड़ाहट होती है। पाठक बराबर उनकी फड़फड़ाहट को महसूस करता है। और तानाशाह यानी बादशाह जो राष्ट्र प्रेमी है, वो कहता है, दावा करता है कि उससे बड़ा कोई राष्ट्र प्रेमी हो ही नहीं सकता। वो हर समस्या का समाधान अंततः राष्ट्र प्रेम को ला करके खड़ा कर देता है। उसकी प्रजा में, उसके दरबार में, उसकी रियासत में कोई समस्या नहीं है, राष्ट्र प्रेम जब वो कहता है। और इसीलिए जब वो देखता है कि समस्या अगर है, राष्ट्र प्रेम में बाधा है, तो अगर तुम में राष्ट्र प्रेम नहीं है दरबारियों में,
में या प्रजा में, तो उसके पीछे कारण है कि तुम किसी अन्य से प्रेम करते हो, राष्ट्र से नहीं। और राष्ट्र से प्रेम करते हैं, और राष्ट्र से प्रेम करने में बाधा है ये प्रेम जो पति पत्नी से करता है, पत्नी पति से करती है, या प्रेमी प्रेमिका से करता है। इसलिए वो प्रेम बंदी की घोषणा कर देता है। इसलिए वो कहता है कि जब पत्नी से प्रेम करोगे तब राष्ट्र के लिए प्रेम कैसे कर सकोगे, और कब करोगे? प्रेम तो एक से ही किया जा सकता है, प्रेम में दो होते ही नहीं है। तो तुम दो से प्रेम कैसे कर सकते हो जब पहले से ही पत्नी से या पति से कर रहे हो, या प्रेमी प्रेमिका से कर रहा है? तो इसलिए एक बादशाह जो तानाशाह है, उसका फर्ज बन जाता है कि वह ऐसा कानून लेकर के आया, सख्त कानून जो सभी को राष्ट्र प्रेमी बना दे, और इसलिए वो प्रेम बंदी की घोषणा करता है। प्रेम बंदी का विचार उसे आता है राष्ट्र प्रेम के कारण, और उसकी घोषणा करता है। तब प्रजा सारी टकटकी लगा करके, और उस समय के लिए जब वो घोषणा करने वाला है, उस समय का इंतजार करते हैं, टीवी के सामने होते हैं। ये दंपति जो तानाशाह बने हुए हैं, वो भी उस बादशाह की घोषणा सुनने का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि तानाशाही, हर तानाशाही टूटने से पहले दरक जाया करती है। कहानी तानाशाह के हाथों से जब निकलने लगती है, और निकलती तब है जब प्रजा बगावत करती है, प्रजा के अंदर उस तानाशाह के खिलाफ विचार उठते हैं, या राष्ट्र से प्रेम के बजाय वो प्रेम करने लगते हैं, शुद्ध प्रेम करने लगते हैं। इसलिए एक बादशाह तानाशाह का कर्तव्य हो जाता है कि ऐसी प्रेम मंदी पर वो रोक लगा दे। रचनाकार के बतौर उपन्यासकार भी कहते हैं कि प्रेम कथा बेहद जटिल है, और वाकई में कोई भी पाठक जब ये पढ़ेगा तो पढ़कर के उसे शिद्दत से इस बात का एहसास होगा कि प्रेम में लोकतांत्रिकता जरूरी है, और इसे प्रेमी प्रेमिका ही समझ सकते हैं। लेकिन हर प्रेम में तानाशाही छुपी होती है, यानी लोकतंत्र में भी तानाशाही हो सकती है। उसी तरह से प्रेम का दावा करने वाले अंततः तानाशाह साबित होते हैं। हर प्रेमी में तानाशाह बनने की आशंका निहित है। एक दिन प्रेम कथा को प्रेमी एक तानाशाह के रूप में पाता है, दूसरा गुलाम हो जाता है, एक तानाशाह बन जाता है, और समर्पण करते करते दूसरा गुलाम हो जाता है। और तानाशाह ये मंजूर नहीं करता कि गुलाम की भी कोई मर्जी हो सकती है, यानी वो प्रेम करता है, ये कहेगा बराबर। पहला तानाशाह जो राजा अपनी पत्नी को रानी कहा करता है, वो बात बात पर जब वो अपनी मर्जी के अनुकूल नहीं दिखाई देती है तो वो पीट दिया करता है उसे। पहला तानाशाह हाथ पैर मारता है, दोनों ही चलाता है, हाथ चलाता है, पैर भी चलाता है। और ये देखिए कि उनके बीच में किस तरह से संवाद होता है, आप देख करके दंग रह जाएंगे। जब वो राजा रानी को घुमाने ले जाता है, रानी दहशत में है, राजा प्रेम की बात कर रहा है, कह रहा है, फिजाएं भी कह रही है, परिवेश क्या कह रहा है। लेखक लिखता है, अंधेरा आंखें फाड़कर समझने की कोशिश कर रहा है कि कार में आखिर चल क्या रहा है। कार में अंधेरा होने के कारण अंधेरे को कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा। वो कहता है तानाशाह, बहुत मुंह चलाने लगा है, बहुत मुंह चलने लगा है तेरा क्या। भेड़िया गुर्राया, भेड़िए के दांत अंधेरे में चमक रहे हैं। पत्नी पर यानी रानी पर असर होता है, वो कांपने लगी, हमेशा ऐसे ही कांपती है। न जाने क्या हो जाता है उसे कि प्रतिरोध की ताकत ही नहीं छुड़ जाती है,
कितनी बार सोचती है कि एक बार तो तन कर खड़ी हो जाए इसके सामने, पर ऐन मौके पर न जाने क्या हो जाता है उसे। दफ्तर में वो बॉस है, अच्छे अच्छे दुबकते हैं उससे, फिर यहाँ क्या हो जाता है उसे। इस तरह से तानाशाह धधक रहा है। तानाशाह मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाती है कुतिया। तानाशाह ने अपनी सीट पर थोड़ा एक तरफ खिसक कर रानी की बाँह पकड़कर और इतनी जोर से भींचा कि रानी बिलबिला उठती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि तानाशाह, प्रेम में तानाशाह कैसे होता है। दूसरा पति रस्तोगी नाम से है, उसकी पत्नी भी सर्विस करती है और वो बराबर शक करता है। यानी आज के दौर में तानाशाह कैसे कैसे हो सकते हैं, रचनाकार ने बखूबी इसे बड़े विस्तार से गहराई से उठाया है। तीसरा तानाशाह वो एक तरह से रूढ़िवादी है। उसकी पत्नी नाराज हो जाती है, रूठ जाती है और पति से जब तक कि वो मनाए नहीं, नाक रगड़े नहीं, पूरी तरह से समर्पित ना हो जाए, माफ़ी ना मांग ले, तब तक वह उसे माफ़ नहीं करता। चौथा तानाशाह बादशाह है जो विकट देश प्रेमी है। यानी वो राष्ट्र से प्रेम करता है और राष्ट्र से प्रेम के आगे वो किसी की नहीं सुनता, सभी से यही अपेक्षा करता है। बादशाह की मुठभेड़ होती है प्रेमी प्रेमिका से, और इससे पहले शायर से। ये कह सकते हैं कि कहानी में झोल हो सकता है कि प्रेमी प्रेमिका से पहले बादशाह का संवाद एक शायर से होता है, शुद्ध लेखक से होता है, जो प्रेम का महत्व, प्रेम का विस्तार, प्रेम की ऊंचाई, गहराई और फैलाव को बताता है। और इस बताने में वह राजा से, बादशाह से डरता नहीं है, बल्कि बादशाह की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। बादशाह को पहली बार इस बात का एहसास होता है कि इस शायर में ऐसा क्या है कि मेरे सामने तन करके खड़ा है, मेरे सामने अपनी बात रख रहा है। इस तरह से प्रेमी प्रेमिका से मिलने से पहले प्रेम बंदी जब उसकी असफल हो जाती है, तो बीच में जो शायर मिलता है, इस शायर के साथ क्या होता है, शायर को ये दिखाता है वो कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे तर्कों से, तुम्हारी बातों से, इसलिए उसको इनामात दिया जाती हैं, असरफियाँ दी जाती है और विदा किया जाता है। लेकिन विदा करते समय ये दिखा देता है कि उसने विदा कर दिया, लेकिन बाजार में वह अन्य गाड़ी से कुचल दिया जाता है। इस तरह से बादशाह से बहस करने वाले मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और दूसरे जब प्रेमी प्रेमिका उससे सामने आते हैं, पकड़ करके लाया जाता है, उन्हीं को लेकर के प्रेम बंदी की घोषणा की जाती है। तो प्रेमी प्रेमिका जब निडर होकर के बात करती हैं, जान हथेली पर लेकर के बात करते हैं, तो बादशाह कहता है कि तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। तो कहते हैं सिर कटने का भय न हो तो समस्त उत्तर आसान हो जाते हैं। और ये बात प्रेमी प्रेमिका जब कहते हैं, तो जो कारिंदा उनके पीछे लगाया जाता है, उन पर निगाह रखने के लिए, वो भी प्रेम में हो जाता है और सोचता है कि मैं अब तक कहाँ जीवन जी रहा था, एक बादशाह का गुलाम होकर के रह रहा था। और प्रेम में कितनी ताकत है, इन प्रेमी प्रेमिकाओं को देख करके समझा जा सकता है। सो वो भी सुनता है निडर होकर के इन दोनों के संवाद को, और अंततः उस प्रेमी प्रेमिका का हश्र भी वही होता है जो तानाशाह के सामने तन करके खड़ा होता है। उसे छत बिछत करके उसी दरगाह के पीछे मार पीट करके छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो बैठ करके बतियाते थे, समय गुजारा करते थे। इस तरह से ये कह सकते हैं कि वो कविता करते हैं।
उनकी कविता देखिए कि किस तरह से कविता होती है प्रेम की, और जिस पर ये बंदिश लगाई जाती है कि प्रेम के नाम से भी बादशाह को इतनी चिढ़ है कि कोई कविता भी नहीं करेगा, और यदि कविता करता हुआ भी पाया जाए, और ऐसा ही होता है कि कारिंदा के हाथ में जब वो प्रेम कविता पड़ जाती है, तब वो अधिकारी आकर के कारिंदा को किस तरह से जवाब तलब करता है। वो कविता क्या है वो देखिए। रात के 11 बज रहे थे, बाहर सन्नाटा था, बस कभी पुलिस की गाड़ियों की सायरन और कुत्तों के भौंकने के स्वर। तभी प्रेमी ने कविता सुनाई। पहरे, पहरों पर पहरे, उन पर भी पहरे, बगीचे की बाढ़ पर संगी ने, खेलने की पाबंदी गुलाबों पर, सख्त मुमानियत खुशबू पर कि वो फैले न। अब बस वे गुलाब ही खिलेंगे जो टाँके जाने हैं बादशाह की अचकन में। अब तो बस यही खिलेंगे, यही बस। तानाशाह के इस सुरक्षित बगीचे में एक गुलाब खिल गया। तानाशाह के बगीचे में एक गुलाब खिल गया जो नहीं चाहता कि टंगे बादशाह की आंचल में। प्रेमी लिख रहा है, चाहत है कि वह सजे किसी जूड़े में, अकेला है ऐसे जिद्दी गुलाब खिलते ही कहाँ इन दिनों। सख्त मुमानियत है कि न खिले ऐसे गुलाब। एकाध है जो दिन में खिल जाते हैं कि खिलेंगे हम, जिद कि लगेंगे जुड़े में ही। असंभव स्वप्न देखने पर अड़े नासमझ, सारे खतरों के बीच खिलने की जिद। प्रहरी प्रहरी हैरान कि प्रेम की ताकत है ये या गुलाब का पागलपन। कारिंदे ने कविता सुनी। कविता खत्म होते ही कागज उसके हाथ से ले लिया। सुन तो ली, अब इसे दोबारा पढ़ने का आनंद लिया जाए। कविता बढ़िया है, अब आपको कविता समझ में आने लगी है। प्रेमिका उसे कहते हैं। इसी कविता को लेकर के कारिंदा पकड़ा जाता है। अधिकारी आता है, रात में खटखटाता है। प्रेमी उसके साथ है, उसे कहता है कि तुम अंदर जाकर के छुप जाओ। वो जो प्रेम बंदी में खटखटाते हैं वो वही आ गए हैं, इसलिए तुम छुप जाओ, मैं देखता हूँ। और इस तरह से इन दोनों के बीच में जो बात होती है वो भी बड़ी मज़ेदार है। वो कहता है, महोदय आप प्रेम बंदी में प्रेम कविताएं रच रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं, पर ये तो प्रेम कविता है ही नहीं। इस बहस से भी निकल कर के आता है कि किस तरह से रचनाकार ने कविता की पड़ताल की है कि ये प्रेम पर कविता है जिसमें गुलाब आ रहा है और सीधे सीधे बादशाह आ रहा है, तानाशाह आ रहा है। गुलाब खुद कह रहा है कि मैं जूड़े में लगूं। ऐसे में हम कविता न भी समझे, प्रेम तो समझते हैं। अधिकारी जब कहता है तो इस तरह से ये प्रेम कविता नहीं है। कारिंदा जोर डाल करके कहता है और कहता है कि प्रेम कविता नहीं है श्रीमान, ये बागवानी पर कविता है, हॉर्टिकल्चर की कविता है, जो बगीचे पर बाग में गुलाब खिला हुआ है उसको लेकर के लिखी कविता है। तो कारिंदा से अधिकारी जो सवाल जवाब करता है वो भी बड़ी मज़ेदार है कि बेशक ये बागवानी पर हो सकती है, माना कि हम कविता नहीं समझते लेकिन प्रेम को तो समझते हैं, इसमें प्रेम शब्द भी आ रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि महिला तानाशाह किस तरह से संवाद करती है, ये भी एक बार देख लिया जाए। महिला तानाशाह यानी कौशल से चाहती है कि वो उसके सामने सिर उठाकर की बात न करे, उसकी हर बात पर सहमत हो। ऐसे में वो ये भी बता रहा था कि तुमने बादशाह को तानाशाह कहा, नहीं मैंने किसी और को तानाशाह कहा था, डरपोक है वो, और तुम नहीं डरते। डरता हूँ ना, तुमसे डरता हूँ। वो कबूल करता है पत्नी से है कि तुम ही मेरे लिए तानाशाह हो।
मुझसे डरते हो? हाँ, बादशाह से तो सभी डरते हैं। तो बोला, मैं बादशाह हूँ। हाँ, तुम बादशाह, और तुम मुझसे डरते हो? हाँ, डरता हूँ ना। वही बता रहा था काउंसलर को भी, जब वो काउंसलर के पास ले जाती है। काउंसलर से बराबर वो बहस करता है। जब ही तो कहा है कि तानाशाह की तानाशाही मिटने से पहले दरकती है, हर तानाशाही भी दरकती है। यहाँ दरक रही है तानाशाही तीनों पति पत्नियों के बीच में, और उस बादशाह की तानाशाही भी दरकती हुई नजर आती है जब प्रेम नंदी की घोषणा करता है। प्रेम नंदी असफल हो जाती है। तो कहता है, और तुम मुझसे डरते हो? हाँ, डरता हूँ मैं। वही बता रहा था मैं काउंसलर को। ऐसा होता है, तानाशाह को प्रजा के चेहरे पर खेलती है। एक मिनट रुको। झूठी मुस्कान के पीछे मैं झांकते डर का पता नहीं चलता। मुझे तानाशाह कह रही हो? नहीं, मैं डरता हूँ तुमसे, बस ये कह रहा हूँ। तो इस तरह का संवाद उन प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है। और जब तानाशाही दरकती है तो उसका गद्य भी देखिए। कार बढ़ाकर उसको पकड़ूं, मनाऊं, कार में वापस बिठाऊं, जीवन के परिचित पुराने रास्ते पर ही यात्रा जारी रखूं। दूसरे मन ने उसे रोका, कहा कि अभी कार में ऐसे ही बैठे रहो, पके फोड़े पर रहम न करो, चीरा लगाओ, मवाद निकालो, उसे नासूर मत बनने दो। इस तरह से वो तानाशाह महिला से बगावत करता है। तानाशाही दरकती है और तानाशाह देखता रह जाता है। इस तरह से ये तीनों तानाशाह देखते हैं कि उनकी तानाशाही किस तरह से दरकती है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इस उपन्यास की खास बातें। प्रेम में प्रेमी प्रेमिका जब उससे बहस करते हैं तो कहते हैं कि प्रेम में हारना होता है, हासिल कुछ नहीं होता। बादशाह कहता है, इससे हासिल क्या होगा? बोला, हासिल कुछ नहीं होता, प्रेम में तो हारना होता है। तो बादशाह की समझ में नहीं आता कि तानाशाह हारना तो जानता ही नहीं, और वो राष्ट्र से प्रेम इसीलिए करता है ताकि उसकी रियासत आगे बढ़ती रहे, प्रजा दबती रहे, प्रजा गुलाम की तरह रहे। कोटेशन देखिए, प्रेम में हारना होता है, हासिल कुछ नहीं होता। बातें गूढ़ होती जा रही थी जब प्रेमिका उससे बात करते हैं, बहस करते हैं, तो बादशाह महसूस करता है कि बातें गूढ़ होती जा रही थी। ये उसके मूल्यवान समय की बर्बादी थी। बादशाह के लिए ये फिजूल की बातें हैं। प्रेम पर वो बात नहीं करता। वो उसकी रियासत में किसी तरह की समस्या है इस पर बात नहीं करता, क्योंकि हर समस्या का समाधान वहाँ राष्ट्र प्रेम है। बादशाह को अक्सर भ्रम हो जाता है, और यहाँ भी बादशाह जो तानाशाह है उसको भ्रम है, और इसी भ्रम को यहाँ तोड़ा गया है, तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस उपन्यास को हम डूब करके पढ़ें और समझें कि उपन्यास का मंतव्य क्या है। अब ये सवाल उठता है, क्या ये उपन्यास, जो कि उपन्यासकार दावा करता है कि इस उपन्यास को पूरे 2.5 साल लगा करके लिखा है और लगभग 12 बार संशोधन किया है, 1 दर्जन बार, बार बार पढ़ा है, शब्दों, वाक्यों में, संवादों में संशोधन किया है और परिष्कार किया है, तब जाकर कि ये उपन्यास हमारे सामने आता है। और चूंकि ये पहला उपन्यास नहीं, उपन्यासकार खुद कहता है कि पहला उपन्यास मेरा नरक यात्रा था, और इसको लेकर के भी जैसा कि उपन्यासकार कहता है कि हर व्यक्ति के जीवन अनूठा होता है, हर व्यक्ति के जीवन में एक उपन्यास होता है। अगर वो लिखे पूरी जीवन की कथा तो वो एक उपन्यास बन जाएगा। इस अर्थ में मैंने भी उपन्यास लिखा था, लिखना चाहिए था, वो था नरक यात्रा। जो डॉक्टरी पेशे में रहते हुए एक दिन का सुबह से लेकर के शाम तक की पूरी पड़ताल उस उपन्यास में की गई है नरक यात्रा में, कि मरीज और मरीज के साथ जाने वाले अस्पताल में महसूस करते हैं कि वो एक नरक यात्रा में रह करके बाहर आए हैं।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि 7वां उपन्यास है, और ये भी दावा किया है उपन्यासकार ने कि 8वां उपन्यास मेरे सामने है। और जब भी मैं पहला अगला उपन्यास लिखता हूँ तो मुझे उसको टालने का, आलस में टालने का प्रयास करता हूँ, लेकिन हर बार मुक्तिबोध की याद करते हुए कहते हैं कि तीसरा पल भी होता है। तीसरे पल की मुक्तिबोध याद करते हैं कि जब हम हमारी रचना करते हैं और रचना को परिष्कार करते हैं तो वो महसूस होता, वो आनंद जो आता है वो हर रचना के बाद रचनाकार को आता है। वो इस रचना के बाद भी आया, और पहली रचना नरक यात्रा लिखी तब भी आया। इसलिए उनके सामने 8वां उपन्यास भी है जो चल रहा है। तो क्या ये उपन्यास मुकम्मल है? मुझे लगता है कि शायर का प्रेमी प्रेमिका के बीच में आकर के संवाद करना बादशाह से एक तरह से कहानी में झोल ले आता है। ये कह सकते हैं कि ये पाठक गहराई से समझे और अंदाज़ा लगाए, और इसके बाद जब प्रेमी प्रेमिका को मार दिया जाता है, ये पहले से ही पता है कि प्रेमी प्रेमिका जिंदा नहीं रहेंगे, लैला मजनू भी नहीं रहे। और शायद प्रेम की विडंबना भी यही है, प्रेम की जटिलता भी इसी में निहित है कि प्रेम अंत तक कथाओं में नहीं होता, या कथाओं में ही प्रेम होता है, वास्तव जीवन में नहीं होता। जो लव मैरिज करने का दावा करते हैं और जब एक छत के नीचे आता है तो एक तानाशाह साबित होता है और दूसरा गुलाम साबित होता है। ये उपन्यास में उपन्यासकार ने बखूबी चित्रण किया है। और चौथा जो बादशाह है वो तो तानाशाह है ही है। वो चाहे लोकतंत्र के, जनता के चुने हुए बादशाह ही क्यों न हो, वो भी अंततः तानाशाह साबित होते हैं। जैसे मोदी के 10 साल का कार्यकाल एक तानाशाह की तरह साबित हो रहा है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का सफाया कर दिया गया। इसके बावजूद मोदी पुनः तीसरी बार शपथ लेते हैं तो ये दरकती हुई तानाशाही कहलाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से बात करते हैं तो ज्ञान चतुर्वेदी के लेखनी पर रश्क होता है कि उन्होंने एक तरह से इस कथा में उस दशक की पूरी तानाशाही को एक प्रतीकात्मक कथा में बुन करके इस तरह से बनाया है कि किसी को भी इस तरफ शक न जाए, लेकिन पूरी कथा वो बंदा कह देता है। ये भी एक साहित्यिक मीडिया कर्मी की तरह जनता को जागरूक करने का है कि तानाशाही कहाँ कहाँ है। तानाशाही तुम्हारे घर के अंदर ही नहीं है, तुम गुलाम बनते जा रहे हो, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। फिर इसके बाद जब प्रेमी प्रेमिका को छत विछत करके ये परिणाम होना ही था, क्योंकि प्रेम जिंदा तभी रहेगा। इसलिए जब लास्ट में आप बताते हैं कि रेगिस्तान में एक दरगाह होती है जहाँ फूल खिलते हैं, और वो 4-5 फूल ही खिलते हैं, और जहाँ प्रेमी प्रेमिका आते हैं, मेला लगता है, सर नवाते हैं और निवेदन करते हैं कि इसी तरह से प्रेम हमारे भी फले फूले। लेकिन विडंबना देखिए कि प्रेम में आपको कुर्बान होना पड़ता है। और कहा था कि तानाशाही दरख्ती है, लेकिन बादशाह का अब नामो निशान भी नहीं है। रचनाकार ने लिखा है कि बादशाह का नाम तक भी नहीं जानते। कोई बादशाह हुआ भी था, बादशाह का महल था, प्रजा थी, दरबार था, प्रशस्तियाँ थी, राव भाट थे, तालियां बजाते थे, प्रशंसा करते थे। वो कहीं भी नहीं बचे, खंडर हो गया, और खंडर भी गिरते गिरते रेत में तब्दील हो जाता है। बचता है तो प्रेमी प्रेमिका की वो दरगाह, वो भी खंडर हो चुकी है, और वहाँ प्रकृति के फूल खिलते हैं, उस फूल में खुशबू फैलती है प्रेम की, और जिसे आज तक जो भी प्रेम करते हैं वहाँ जाकर के सर नवाते हैं। इस तरह से कहा है कि प्रेम जिंदा रहता है, तानाशाही नहीं। तानाशाही दरक जाया करती है, और वो जो पति पत्नी के रूप में प्रेम होता है वहाँ तो तानाशाही प्रेम है ही कहा। और इसलिए सही कहा है रचनाकार ने कि 68 साल की उम्र में मैं प्रेम पर कैसे किस तरह से लिखूँगा, लेकिन मैं लिख सका तो इसलिए कि 4 प्रेमी प्रेमिकाओं की, पति पत्नियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है
उन मरीजों की जो मुझ पर विश्वास करके मुझे अपनी आप बीती सुना दिया करते थे, उन्हीं की मिली-जुली कहानी, उन्हीं का संयोजन है ये कहानी, ये प्रेम कथा, जिसमें एक तानाशाह की प्रेम कथा कहा है। वो कबूल करते हैं कि एक तानाशाह की नहीं, यहाँ 5 तानाशाह है। फिर याद आता है कि वो 5वां तानाशाह कौन? वो तानाशाह नहीं, वो तानाशाह मानता है वो बादशाह हुसैन, वो तो अमर है, उसको मारने का प्रयास किया जाता है, फिर भी वो अमर हो जाता है। ऐसे प्रेमी प्रेमिका भी रहते हैं जो पति पत्नी नहीं बन पाते, राजा नहीं बन पाते। वो जो राजा बनता है वो प्रेम कर ही नहीं सकता, और जो पति पत्नी बन जाते हैं वहाँ प्रेम रह ही नहीं जाता। यही प्रेम की विडंबना है जो इस उपन्यास में बखूबी आई है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा तीसरा एपिसोड है। अगर आप इसे ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर टिप्पणी करते हैं, अगर कोई सवाल आता है, तो मुझे खुशी होगी कि उस सवाल का जवाब मैं वाया ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा रचित एक तानाशाह की प्रेम कथा के माध्यम से पढ़ करके, गुण करके, समझ करके मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तब तक आप इसे देखिए और ज्ञान चतुर्वेदी के इस प्रयास